नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमा पर जाना और सीधे तौर पर यह संदेश देना अपने पड़ोसी मुल्क को कि हिंदुस्तान के प्रधान सेवक हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने वहां जाकर हौसला अफजाई भी की, लेकिन उसके साथ साथ भारत की तैयारियों की भी बात करेंगे। भारत की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और भारत, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, कमोबेश उसी तरह के एक रेजिमेंट की तैनाती एलएसी पर की जा सकती है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। विस्तार से बताएंगे आपको, और भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की कवर स्टोरी की। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जिनसे आपका रूबरू होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री का लद्दाख का दौरा, साथ ही साथ वहां से प्रधानमंत्री ने किस तरह की बातें की। कैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बांसुरी धारक को भी पूछते हैं तो हम सुदर्शन धारी को भी पूछते हैं। इशारा बिल्कुल साफ था प्रधानमंत्री की तरफ से। इसके साथ साथ आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस तरीके की तैयारियां की हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र अब एलएसी पर क्यों हो रहा है, वहां पर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की टीम वहां पर अब तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इन तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि आखिर निर्भय कौन है जिससे ड्रैगन अब डरने वाला है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ रूस के साथ, हमारे पुराने साथी के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है हिंदुस्तान की, इससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूएन में किस तरीके से चीन चित हो गया, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री लद्दाख गए तो चीन में क्या प्रतिक्रिया सामने आई, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ अपनी आखिरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नेपाल में क्या तख्ता पलट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की पहली रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रत्याशित चीजों के लिए जाने जाते हैं, अचानक फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले तक खबर यह थी कि रक्षा मंत्री लद्दाख के दौरे पर जाएंगे, लेकिन अचानक से ये प्लान बदलता है और रक्षा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री लद्दाख पहुंचते हैं और सीधे तौर पर संदेश देते हैं। लेकिन जरा समझिए इस प्लान चेंज के पीछे का प्लान क्या है। लेह में प्रधानमंत्री मोदी, सरहद पर मोदी की धमक, डरने लगा ड्रैगन, चीन को कड़ा संदेश, ये नया हिंदुस्तान है, जवाब देना जानता है। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये तस्वीरें चीन की हवा टाइट करने के लिए काफी हैं। ये तस्वीर चीन को चुप कराने के लिए काफी है। ये तस्वीरें चीन की चिंता बढ़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि अचानक लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर हुंकार भरी तो ड्रैगन कांपने लगा, थर्राने लगा, डरने लगा। ये महज एक दौरा नहीं था, ये चीन को कड़ा संदेश था कि ये नया हिंदुस्तान है और हमारी जमीन की ओर आंख उठाकर देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का विज़िट हुआ है और वो सरप्राइज़ विज़िट जो उन्होंने किया लद्दाख में, वो बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग फैक्टर है। और जैसा हम सब जानते हैं कि सरप्राइज़ और डिसेप्शन युद्ध में एक बहुत बड़ी कला है, और इससे वहाँ के जो जवान हैं, जो फ़ौजें मोर्चे पे तैनात हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और वो एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उन्होंने लिया है कि किस तरह से हमारी फ़ौजें तैनात हैं, कौन सा एरिया है जिसमें मतभेद है, कहाँ तक चीनी सेना आ चुकी है। उन्होंने उन सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाया जो 15 जून की लड़ाई में घायल हुए थे और वो आतुर हैं वापस मोर्चे पे जाने के लिए अपना स्वास्थ्य लाभ का पीरियड पूरा करके। और ये हमेशा देखा गया है कि जब आपका कोई लीडर
जब सेना का मनोबल बढ़ाता है या वो उनसे मिलता है या उनसे इस तरह की इनफॉर्मल टॉक्स करता है, तो उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट और ट्रुप्स में कनेक्ट है, और जवानों को ये लगता है कि जिस देश के लिए हम लड़ रहे हैं उसका नेता हमारे साथ है, हमारे पीछे खड़ा है और हमारा साथ देगा। आपको बता दें कि इन दिनों भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर तनातनी बरकरार है। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा प्रस्तावित था, जिसे ऐन मौके पर किन्हीं कारणों से टाल दिया गया। ऐसे में पीएम मोदी का बॉर्डर एरियाज में सैनिकों के बीच जाकर पीएलए को साफ संदेश दिया है कि भारत सरकार अपने जाबाज जवानों के साथ खड़ी है। इस दौरान पीएम मोदी को सेना ने ताजा हालातों के बारे में ब्रीफ किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लद्दाख की एक फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पर सैनिकों से मुलाकात की। यहां पर सेना के अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एयरफोर्स के जवान भी तैनात हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है नीमू पोस्ट। नीमू पोस्ट तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। जंस्कार रेंज से घिरी हुई है नीमू पोस्ट। सिंधु नदी के किनारे पर है नीमू पोस्ट। वहीं नीमू में पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया है कि चीन अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए, वरना भरपूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित किया, और फौज को जब वो संबोधित कर रहे थे, इशारा सीधे तौर पर चीन की तरफ था और वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ बांसुरी धारक को ही नहीं पूछते बल्कि सुदर्शनधारी को भी पूछते हैं। यानी हमारी भी सब्र, हमारे भी संयम की एक सीमा है, इसे लांघोगे तो फिर पछताओगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुना आपने, ये हुंकार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये दहाड़ है देश के रक्षक की। ये गरज है देश के भरोसेमंद मुखिया की। एक बार फिर से सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में संबोधन के जरिए जहां भारतीय जवानों का उत्साह बढ़ाया, वहीं चीन को जमकर भी सुनाया। नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ शब्दों में समझाते हुए कहा कि हम बांसुरीधारी और सुदर्शनधारी दोनों के पुजारी हैं और गलवान घाटी हमारी है। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है। साथ ही पीएम ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूरे लद्दाख में भारतीय सैनिकों के पराक्रम की निशानियां फैली हुई हैं। सेना पर पूरे देश को नाज है, क्योंकि हमारे जवानों की हिम्मत पर्वतों से ऊंची है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीतियों के लिए उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि चीन का विस्तारवाद युग खत्म हो चुका है और ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की नीति ने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया है और अब पूरे विश्व ने इस विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर अपने संबोधन से सेना के जवानों में जोश भरा तो चीन के सैनिकों के होश उड़ा दिए। पीएम ने कहा कि जब जब हम पर आक्रमण हुआ तब तब हम मजबूत हुए। भारत मां की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। निर्भय से डरने वाला है ड्रैगन। जी हां, हिंदुस्तान अब स्वदेशी होता चला जा रहा है, हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और इसी कड़ी में हिंदुस्तान अब निर्भय को डेवलप कर रहा है। और निर्भय क्या है, क्यों इससे ड्रैगन खौफ खाएगा, क्यों ड्रैगन के पसीने छूटेंगे निर्भय से, देखिए और पहचानिए आपके अपने निर्भय को, स्वदेशी निर्भय को। निर्भय से डरेगा ड्रैगन, स्वदेशी मिसाइल से मरेगा ड्रैगन, हवा में होगा दुश्मन का खात्मा, भारतीय सेना का बढ़ा बाहुबल। सरहद पर चीन की गुस्ताखियों का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। धोखेबाज ड्रैगन को धराशायी करने के लिए भारतीय सेना अपना बाहुबल आजमाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सेना को और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने बड़े फैसले लिए हैं। अब भारतीय सेनाओं को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, नए फाइटर एयरक्राफ्ट, हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाली मिसाइल और नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 38,900 करोड़ के प्रपोजल को मंजूरी दी गई। इसी के साथ भारत की पहली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय के निर्माण के लिए रास्ता भी साफ हो गया। रक्षा खरीद परिषद ने निर्भय सहित कई अन्य स्वदेशी रक्षा उत्पादों के लिए 20,400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
एक नजर निर्भय की खासियत पर। स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। निर्भय की 1000 किलोमीटर मारक क्षमता है। दुश्मनों के लिए काल बनेगी निर्भय क्रूज मिसाइल। जंगी जहाजों पर अचूक हमला करने में सक्षम है ये। वहीं जल्द ही सेना के बेड़े में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल शामिल होगी, जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल के भी निर्माण में तेजी लाने का फैसला लिया गया है। अस्त्र मिसाइल 10 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी विमान को तबाह कर सकती है। इसे भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंट लाइनर फाइटर जैसे सुखोई, मिग-29, मिराज 2000 और तेजस में फिट किया जा सकता है। इसके साथ ही स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की भी नई रेजिमेंट तैयार की जाएगी। पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकती है और इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक है। चीन की चालबाजियों से सतर्क भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। वहीं चीन, नेपाल और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की फिराक में है, लेकिन सरहद पर दुश्मन के छक्के छुड़ाना भारतीय सेना बखूबी जानती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने कैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था जब उरी में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने हमारे फौज पर, हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया था और उसके बाद से भारत ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया था और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था हिंदुस्तान के तौर पर। कमोबेश उसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक की टीम, वो कमांडोज, उनकी तैनाती अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो जैसा चीन अपने सैनिकों को वहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है एलएसी पर, हिंदुस्तान भी अपने ऐसे जाबाज कमांडो की वहां पर तैनाती करने जा रहा है जो उन चीनी लड़ाकों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी होंगे। चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां पैरा कमांडो ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी स्पेशल फोर्स ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। जानकारों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। देखिए, जो ये पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस का जो इंडक्शन है लद्दाख सेक्टर में, ये बहुत बड़ा मूव है और ये वही फोर्सेस हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और इनके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये कमांडो एक्शन से दुश्मन के रियर एरियाज़ में जाके या दुश्मन की जो एनिमी लाइंस हैं या उसके पीछे जाके ऐसे हमले कर सकती हैं, रेड्स कर सकती हैं, एम्बुश कर सकती हैं और जो दुश्मन की सेना है उसको कट ऑफ कर सकती हैं या उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं उनका ख़ात्मा कर सकती हैं। तो इस तरह की जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट है ये बहुत अच्छी है और ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के माहिर होते हैं और इनका इस एरिया में काफ़ी ऑपरेशंस जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं और जो लोकल फोर्सेस हैं जैसे लद्दाख स्काउट्स हैं और इस तरह के जो ट्रुप्स हैं उनके साथ मिलके इनका जो ऑपरेशन है वो चीनी आर्मी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगा और उनके जो एमिनेशन डंप्स हैं या जो सीनियर कमांडर्स हैं या कोई उनकी जो रसादारी है उसको डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा मूव है भारत की तरफ से कि वहाँ स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। पूर्वी लद्दाख में तैनात स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को उनकी भूमिकाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिससे चीन की चालबाजियां बढ़ने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। देश में 12 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट हैं, जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती हैं। जम्मू और कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां लेह में और उसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में नियमित रूप से अभ्यास करती हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव बना हुआ है।
ये तनाव 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद और बढ़ गया। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। जवाब में भारत ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। चीन एक और बातचीत का दिखावा करता है तो दूसरी तरफ धोखे से भारत के सैनिकों पर वार करता है। ऐसे में भारत ने भी अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत भारत ने आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक समेत हर मोर्चे पर चीन को मात देनी शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत लगातार सामरिक तौर पर अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है और इसके मद्देनजर भारत रूस से बहुत ही अहम समझौते भी कर रहा है। भारत ने रूस के साथ कुछ और हथियारों की डील की है, साथ ही साथ कुछ फाइटर प्लेन्स, खासतौर पर सुखोई 30 की भी बात यहां पर आ रही सामने, MiG-29 की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को और मजबूत कर रहा है। हवा में भी भारत ये चाह रहा है कि चीन किसी भी तरह की अगर नापाक हरकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिले। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना की ताकत होगी चौगुनी। रूस से खरीदे जाएंगे MiG-29 लड़ाकू विमान। MiG-21 लड़ाकू विमानों का होगा अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे 7,418 करोड़ रुपए। HAL से खरीदे जाएंगे 12 सुखोई लड़ाकू विमान। सुखोई की खरीद पर खर्च होंगे 10,730 करोड़ रुपए। चीन से तनाव के बीच रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए की खरीद को भी मंजूरी देने का बेहद अहम फैसला लिया है, क्योंकि इस फैसले से भारतीय रक्षा तंत्र और मजबूत होगा, जिससे चीन को सबक बड़े ही आराम से सिखाया जा सकेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन दी है, ये एक अच्छा स्टेप है और इससे जो भारतीय सेना की जो इक्विपमेंट डेफिशिएंसीज हैं या जो हथियारों का जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुछ MiG-21 और सुखोई विमान खरीदे जाएंगे। जो MiG-21 का अपग्रेडेशन है वो एक निहायत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि कुछ जो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उन्होंने अपना जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो पूरे कर चुके हैं और उनका जो ओवरऑल या अपग्रेडेशन बहुत लाजमी है। तो ये गवर्नमेंट का फ़ैसला निहायत ही ज़रूरी है और इससे हमारी जो सामरिक शक्ति है वो बढ़ेगी और जो हमारी स्क्वाड्रन्स हैं जिनकी संख्या करीब 42 होनी चाहिए, वो जो घटकर अब करीब 30 के करीब हो गई है, तो उसमें काफ़ी इजाफा होगा। क्योंकि अगर हमारी जो नफरी है या जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है एयरक्राफ्ट्स की, अगर वो कम रहती है और हमारे पास अगर 4th या 4.5 जनरेशन के हवाई जहाज आते हैं तो उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये फ़ैसला जो DAC द्वारा ये निर्णय लिया जाना कि अब हम इन वेपन प्लेटफॉर्म्स को ख़रीदेंगे, एक बहुत अहम स्टेप है और इससे हमारी जो सामरिक शक्ति है उसमें बड़ी बढ़ोतरी होगी और हमारे ट्रुप्स और जवानों का भी मनोबल ऊंचा होगा। भारतीय सेना की बढ़ी ताकत से चीन सदमे में आता नजर आ रहा है। चीन जानता है युद्ध हुआ तो भारत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए चीन चालबाजी, मक्कारी, धोखेबाजी के हथकंडे अपना रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
चीन के साथ उपजे विवाद को भारत की सरकार एक मास्टर ब्लास्टर के तौर पर हैंडल कर रही है और बहुत ही बेहतरीन तौर पर फ्रंट फुट पे ही हर गेंद को खेल रही है। सामरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान सीधे सीधे चीन से दो दो हाथ करने को तैयार है और आर्थिक तौर पर चीन को बहुत सारी झटके, बहुत सारे हमले हमने चीन पर कर दिए हैं। लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी हिंदुस्तान की मोर्चेबंदी, लामबंदी अब उसके पक्ष में नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, इस तरह के देश लगातार अब चीन के खिलाफ मुखर हो रहे हैं और खुलेआम चीन के खिलाफ बोल रहे हैं। और ऐसे में यूएन में चीन को झटका लगा, एक बहुत बड़ा झटका है ये यूएन में चीन के लिए। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अभी तक लद्दाख में हेकड़ी दिखा रहे चीन के 59 ऐप्स पर भारत में बैन लगने के बाद ड्रैगन डरने लगा है। केंद्र सरकार ने चीन को घेरने के लिए अब कूटनीतिक हथियार भी उठा लिया है और अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठा दिए और चीन को दो टूक सुना दिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत हाल की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंद्रा ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के आक्रामक रवैये और पिछले महीने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान आया है। वहीं यूएनएचआरसी में 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ग्रुप देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हांगकांग के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला था। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की अपनी आखिरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल जो कि नापाक हो चला था, नेपाल जो चाइना के शह पर चल रहा था, चाइना के साथ चल रहा था, अब उसी नेपाल में तख्ता पलट की तैयारियां पूरी हो गई हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ वहां पर उन्हीं के पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, प्रजातंत्र के और सारे लोग खड़े हो गए हैं, ये ओली के लिए अच्छी बात नहीं है। और जिस तरीके से चाइना के साथ ओली के कदम बढ़ रहे थे, अब उसका असर दिखने लगा है और उन्हें अब अपनी ही कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में इन दिनों तख्ता पलट के आसार नजर आने लगे हैं। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आई दरार जग जाहिर है। वहीं चीन की शह पर भारत के खिलाफ नेपाल मुखर हो रहा है। ऐसे में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक एनसीपी की पूर्व नेता रही भंडारी ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर दरार के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। नेपाली राष्ट्रपति से ये मुलाकातों का दौर नेपाल में तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड समेत सत्तारूढ़ पार्टी के कई बड़े नेताओं ने केपी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और नतीजतन नेपाल की सड़कों पर भी सरकार के खिलाफ संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। वहीं चीन भी केपी ओली की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि चीनी राजदूत हो यांकी पहले ही कह चुकी हैं कि नेपाल में प्रधानमंत्री कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी भी हालत में पार्टी बंटनी नहीं चाहिए। ऐसे में साफ जाहिर है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन तय है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की आज की अपने इस स्पेशल एडिशन में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार चाइना को घेरने की पूरी तैयारी में है और न सिर्फ आर्थिक और सामरिक तौर पर बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का अपने सेना के पास पहुंचना, उनकी हौसला अफजाई करना, यह सीधे तौर पर यह दिखाता है कि भारत के प्रधान सेवक अपने इन तमाम जाबाजों के साथ किस तरीके से खड़े हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जनता टीवी पर जारी है।